प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं सदुल्ला खान हूं। आज दिन का आगाज एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस से हुआ। DGISI और DGI-SPR की ये मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और पहली मरतबा शायद ऐसा हुआ कि DGISI इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। माजी में शायद हमने ऐसी कोई मिसाल नहीं देखी। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये कितनी अहमियत की हामिल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जाहिर है इसमें इसका जो कंटेंट है, इसमें जो बातचीत हुई है, उसकी भी मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि पहली मरतबा फ़ौज के आला अफसरान की तरफ से और अहम ज़िम्मेदारान की तरफ से सियासी मौज़ूआत पर खुलकर बात की गई। और पिछले 7-8 महीने से जो इमरान खान का बयानिया देख रहे हैं, जो उन्होंने नैरेटिव बना रखा है, जो उनके बयानात में फ़ौज की नज़र में बहुत सारे तजादात हैं, उन तजादात का जिक्र किया गया और एक एक करके इमरान खान साहब की बहुत सी बातों को का जवाब दिया गया है पहली मरतबा बाज़ाब्ता तौर पर। इस पर आज PTI के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। कुछ बातें अभी आमिर मतीन साहब के साथ इमरान खान साहब जो इंटरव्यू था उनका, उसमें भी कुछ जवाब उन्होंने दिया है, लेकिन ज़्यादा वो इसलिए नहीं बोले। उनके ख्याल में वो ये समझते हैं कि अगर वो एक एक बात का जवाब देंगे तो इससे फ़ौज को और मुल्क को नुकसान होगा, लेकिन कुछ बातों का उन्होंने जवाब बहरहाल दिया भी है। तो आज हम ये गुफ्तगू करेंगे कि जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3-4 बड़ी चीज़ें जो एड्रेस की गई वो कौन सी थी और अहम तरीन चीज़ें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस पर क्या समझती है। और अरशद शरीफ साहब की आज नमाज जनाजा और उनको सुपुर्द खाक कर दिया गया, ये भी अनप्रेसिडेंटेड था किसी सहाफ़ी का। और फिर इस्लामाबाद में बिलखुसूस कभी इतनी बड़ी नमाज जनाजा, बल्कि इमरान खान साहब अभी कह रहे थे कि ज़िया-उल-हक का जिक्र लोग करते हैं कि वो बहुत बड़ा जनाजा था, उसके बाद शायद आज ये इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हैं अरशद शरीफ साहब को सुपुर्द खाक करने के लिए, सफ़र आखिरत पर रवाना करने के लिए। अरशद शरीफ साहब के हवाले से भी आज इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, उसमें कई अहम निकाह ज़ेर बहस आए हैं, जिसमें से एक अहम तरीन बात यह भी थी कि पाकिस्तान में अरशद शरीफ की जान को कोई ख़तरा नहीं था। उन्हें बताया और डराया गया कि उनकी जान को ख़तरा है। ये क्यों डराया गया, किसने डराया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ भी इशारे किए गए। इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब खुशामदीद प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं। बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब। खुर्रम शेर जमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ब्रिगेडियर हारिस साहब, ये जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसमें DGISI का बैठना, ये कितनी अहमियत की हामिल थी? और आप इसका कंटेंट पे जब हम बात करते हैं, इसको देखते हैं, क्या ये बहुत ज़रूरी हो गया था कि DGISI इसमें खुद आते और बहुत सारी चीज़ों का जिसके वो ऐनी गवाह भी थे? मसलन उन्होंने 1-2 जगहों पर कहा कि मैं खुद उस मीटिंग में मौजूद था क्या जहाँ पर ये बात हुई और आर्मी चीफ को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए एक्सटेंशन देने की इमरान खान साहब ने पेशकश की। कितनी अहमियत की हामिल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है? अच्छा, ये देखें, ये एक तो बहुत ही अहमियत इस कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और अनप्रेसिडेंटेड। कभी जो DGI जो हैं वो इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आते, बल्कि इनकी तो मैं पर्सनली जानता भी हूँ। ही इज़ वेरी पर्टिकुलर कि मुझे किसी भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नहीं दिखाना, और अगर उन्होंने ये आए तो इसका मतलब कि ही हैड टू कम। जिक्र भी किया उन्होंने, एंड देयर वाज अ नीड। जो जिस देखा जाए, जिस तरीके से DGI-SPR और DGI दोनों बैठे हुए थे और उन्होंने आके पहले तो ये कहा कि मैं आना नहीं चाहता था। अगर ये सारी तनकीद मेरे ऊपर हो रही होती तो फिर मैं बिल्कुल इसको एक्सेप्ट करता और ख़ामोश रहता, लेकिन क्योंकि ये मेरे अदारे के ऊपर है और उसके साथ मेरे शहीदों के ऊपर है, जो शहीद हो रहे हैं उनके बारे में बात होती है, और मेरे अपने ख्याल से ये वो कौमी अदारा है जिस दुनिया में रेटेड नंबर 1 है, और इसके DGI को आना पड़ा, तो ये बहुत ही एक अजंबे की बात है। फिर उन्होंने ये बात की कि देखें, ये जो जिस तरीके से एक मूव चलाई जा रही है सोशल मीडिया पर, और वो क्योंकि फ़ौज सिर्फ उस सूरत में कमज़ोर होती है जब आवाम साथ छोड़ देते हैं। हमारी फ़ौज की मजबूती एक उसकी प्रोफेशनलिज्म, उनकी बैटल हार्डेंस, और उसके साथ उनके चीफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा की क़यादत प्लस अवाम का एतमाद, ये थी जो एक कौम लड़ाई करने के लिए भी फाइट एज ए नेशन। इसको किसी हालत में कमज़ोर नहीं होना चाहिए, और यही उन्होंने आज उनका एक वन ऑफ द मेन थीम था कि ये बताया जाए कि ये गुमराही जो है इसको नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया पे हर पॉलिटिकल लीडर, चाहे वो PMLN का है या पीपल्स पार्टी का है या PTI का, एवरीबडी हैज़ टू गाइड देयर सोशल मीडिया हैंडलर्स के जी आपने कौमी अदारों के बारे में कोई बात नहीं करनी, क्योंकि यही तो हमारा दुश्मन चाहता है। 5th जनरेशन वॉर का टैग जो यही है कि फ़ौज अवाम को दूर करो, फ़ौज को कमज़ोर करो और अपने मकासद हासिल करो, जैसे इराक़ में, लीबिया में, कहाँ का सब कुछ होता रहा।
फिर उन्होंने ये बात की कि जो एक आप हमारे से आके प्रेशर में, मार्च में इतना प्रेशर हमारे ऊपर था, आप बार बार हमारे पर प्रेशर आ रहा था कि जी आप हमें हेल्प करें, आप यहाँ तक कह दिया कि जी हम आपको लाइफ टाइम चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, और बाहर आके आप मीर सादक, मीर जाफर, मीर, उसके बाद आप गद्दार, उसके बाद आप एनिमल्स या आपको न्यूट्रल, ये मेरे ख्याल में हमें नहीं करनी चाहिए, ये बहुत तकलीफ दे। आप ये सोचें कि वो फौज जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की गारंटीड है, गारंटी है, बिल्कुल सही है। बिगर साहब ये सवाल तो उन्होंने उठाया और मैं सुनवा भी देता हूँ, फिर मैं खुर्रम शेर जमान साहब के पास जाता हूँ सवाल लेकर। बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कहा कि रात के अंधेरे में मुलाकातें करते हैं, दिन में गद्दार गद्दार के नारे लगाते हैं। क्या कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISI ने, जरा सुनिए। मैं ये भी आपको बता दूं, मार्च के महीने में आर्मी चीफ को उनकी मुद्दत मुलाजमत में गैर मुहिना मुद्दत की तोसी की पेशकश भी की गई, मेरे सामने की गई। ये बहुत पुरकशिश पेशकश थी, लेकिन उन्होंने इसको भी ठुकरा दिया, इसलिए कि उन्होंने जो बुनियादी फैसला किया था कि इदारे को मुतनाज़ा रोल से हटा के आईनी रोल पे लाना है। अगर आपका दिल मुतमईन है कि आपका सुपा सलार गद्दार है, मीर जाफर है, तो माजी करीब में इतनी तारीफों के पुल क्यों बांधते थे आप? अगर आप समझते हैं कि आपका सुपा सलार गद्दार है, मीर जाफर है, तो उसकी मुद्दत मुलाजमत में इतनी तोसी क्यों दे रहे हैं? अजीब बात है, आप समझते हैं सुपा सलार गद्दार है, लेकिन आप उन्हें कह रहे हैं कि पूरी जिंदगी के लिए अगर आपने इस मुलाजमत में रहना तो रहे। और अगर वो वाकई आपकी नजर में गद्दार है, आपकी सोच में गद्दार है, तो फिर आज भी उनसे पसे पर्दा क्यों मिलते हैं? आप रात की खामोशी में बंद दरवाजों के पीछे हमें मिले, अपनी आईनी गैर आईनी ख्वाहिशात का इजहार करें, वो भी आपका हक है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि दिन की रोशनी में उसी बंदे को आप गद्दार कहें। जी खुर्रम शेर जमान साहब, दो बातें हैं। एक तो ये कि एक्सटेंशन की ऑफर क्यों की अगर आप समझते हैं कि मीर जाफर और मीर सादक हैं, ये उन्होंने कहा, और दूसरा यह है कि पसे पर्दा क्यों मिलते रहे। जी खुर्रम साहब। अच्छा देखिए, मेरे ख्याल से DGI साहब ने एक तो बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी कि तनकीद जो है आप अगर उनकी ज़ात के ऊपर करें, तो उन्होंने कहा कि उनको कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन कभी भी इंस्टीट्यूशन को हिट नहीं करना चाहिए। इस बात पे तो कोई दो राय नहीं है, हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है कि हमारे जितने भी इदारे हैं, ख़ास तौर पे अफवाज पाकिस्तान, इसका एहतराम करना, इसकी इज़्ज़त करना हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है। लेकिन मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ कि शायद DGI साहब को कुछ गलत फहमियाँ हैं और कुछ चीज़ों को वो समझ नहीं पाए जिस वक्त इमरान खान साहब उसका बयान कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल कि उन्होंने कहा कि गद्दार वाली बात कही, तो गद्दार वाली बात तो मैंने तो कभी सुनी नहीं कि उन्होंने इस तरह की बात कही हो। ये कहा कि हमसे मिलते रहे। देखें, आपको एक बात को समझना पड़ेगा, और DGI साहब को भी, कि इमरान खान साहब ने हमेशा अपने इदारों को प्रायोरिटी दी है, और हमेशा उन्होंने कहा कि ये हमारा वो इंस्टीट्यूशन है कि जो को मुल्क को संभालता भी है, मुल्क को चलाता भी है, और हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं इनके ऊपर। बहुत जिम्मेदारियाँ इन्होंने पास के अंदर भी रखी हैं। सो इमरान खान साहब की एक्सपेक्टेशंस सिर्फ इमरान खान की नहीं, पूरे पाकिस्तान की एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी अफवाज पाकिस्तान से, स्टैब्लिशमेंट से, हम सब की एक्सपेक्टेशंस हैं। हम सब चाहते हैं कि जब पाकिस्तान डूब रहा है, जब पाकिस्तान बर्बादी की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान की इकॉनमी गिर रही है, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट ख़राब हो रहे हैं, पाकिस्तान में डॉलर ऊपर जा रहा है, पाकिस्तान के इंटरनल हालात ख़राब हो रहे हैं, तो उसके अंदर एक हमारी अफवाज पाकिस्तान एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि जो कि पाकिस्तान को बचा सकता है। इमरान खान साहब ने बार बार इस बात को कहा है कि वो चाहते थे, उस वक्त भी चाहते थे और आज भी चाहते हैं कि ये इदारा मुल्क को एक बेहतर सिमत के ऊपर चला सकता है। क्योंकि देखें, इस बात में तो कोई दो राय नहीं ना। हमारा सहाफ़ी, हमारा शहीद अरशद शरीफ भी बोलते बोलते चले गया। उन्होंने कितनी चीज़ें हाईलाइट की कि किस तरीके से मुल्क में करप्शन हो रही है, किस तरह लूटमार हो रही है, जो केसेस आपके सामने हैं। और याद रहे, ये केसेस इमरान खान ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या जरदारी पे नहीं किए, इनके आपस के सारे केसेस हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, बाहर जायदादें ली हुई हैं, एवन फील्ड है, लेकिन मेरी पाकिस्तान में तो लंदन में क्या, तो जब देखें ना मार्च का जो बात हुई है जी, उसमें इमरान खान साहब ने जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें पता चला कि जब इमरान खान साहब को पता चला कि 8 तारीख को उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद हो रही है, और जब उनको पता चल गया कि अब उनकी हुकूमत जा रही है, तो उन्होंने अपनी हुकूमत को बचाने के एवज ऑफर किया कि आप जितनी चाहें आप एक्सटेंशन ले लें, गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए ले लें। अच्छा देखें, अपनी हुकूमत बचाने के लिए एक्सटेंशन ऑफर की।
नदीम साहब की इस स्टेटमेंट का जवाब तो मेरे ख्याल से इमरान खान साहब ही देंगे कि इसमें कितनी हकीकत है, वही जवाब देंगे। लेकिन ये पुरकशिश ऑफ़र जो उन्होंने बताई, ऑफ़र तो पहले भी मिली थी ना चीफ साहब को, उन्होंने पहले भी तो एक्सेप्ट की थी। अगर वो नहीं करना चाहते तो नहीं कर सकते थे, उस वक्त भी रिफ्यूज़ कर सकते थे, उस वक्त उन्होंने एक्सेप्ट कर ली, इस वक्त उन्होंने रिफ्यूज़ कर ली। देखिए बहुत सारे सवालात के जवाब जो है मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब खुद देंगे, लेकिन इस बात को DGI साहब को अप्रिशिएट करना चाहिए था, जो ज़रूर वो करें, मेरे ख्याल से करना चाहिए आइंदा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, कि इमरान खान वो वाहिद लीडर है जिसने अफवाज पाकिस्तान को, इस्टेब्लिशमेंट को हमेशा सराहा है, हमेशा अप्रिशिएट किया है, हमेशा तारीफ़ की है। सो जब पाकिस्तान इस वक्त एक मुश्किल वक्त में है, जिस वक्त पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें जो कि मुस्तरद शुदा सियासी जमातें हैं, जिन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, आज वो मुल्क को नुकसान पहुंचा रही हैं, उनकी वजह से मुल्क नीचे जा रहा है, और इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आप इसको बचा सकते हैं। वो उनकी लिटरली उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मिन्नत कर रहे हैं कि मुल्क को बचाना है आपने, इसमें क्या बुराई है। मैं भी कहता हूँ DGI साहब को, मैं भी चीफ साहब को कहता हूँ कि चीफ साहब मुल्क को बचाएं, आप मुल्क ख़राब हो रहा है, मुल्क बर्बाद हो रहा है, आप अपना किरदार अदा करें, ये तो मैं भी कह रहा हूँ। तो तारीफ़ अगर किसी की है तो उसको बुरे उसमें नहीं लेना चाहिए। बाकी बात रही ऑफ़र्स की, तो मेरे ख्याल से मुल्क के बेहतर मुफाद के लिए हमेशा इस तरह के फ़ैसले लिए गए हैं, पास्ट में भी लिए गए हैं। उसको जो है किसी सियासी मकसद के लिए रंग देना और ये कह देना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि 3.5 साल के अंदर जो इमरान खान साहब का दौर रहा, उसमें जो ताल्लुकात इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे रहे, शायद पास्ट में कभी इतने अच्छे मामलात नहीं रहे। जो कुछ हुआ है, जो मैं जिस नज़र से इस तमाम रिश्ते को देखता हूँ, वो सब मैं इसी रिश्ते से देखता हूँ कि जो US रजीम का सारा एक रजीम चेंज का सिलसिला है, उसके बाद सारे वो तनाज़ात और ये जो डिफरेंसेस बढ़े, मेरे ख्याल से उसी वक्त ही बढ़े। चलें खैर, वो उस पर भी इस पर आते हैं, लेकिन उस पर भी उन्होंने ये कहा है कि एक सफ़ीर की बात को बढ़ा चढ़ाकर अपने सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया गया, और जबकि आर्मी चीफ ही ने जिक्र किया था उनसे कैमरा में 11 मार्च को कि साइफर आया है। मैं गुजारिश करूंगा, मैं यहाँ पे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा आपसे जी। देखिए मैं गुजारिश करूंगा कि पूरी दुनिया के अंदर जो है DGI साहब ये बात बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि पूरी दुनिया में वो सफ़ीर ही होता है, जब इस तरह के साइफर्स आते हैं तो वो सफ़ीर ही बताता है। ये तो देखें, इससे बेहतर कौन बताएगा। जो फॉरेन मिनिस्टर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है, एम्बेसडर्स की जिम्मेदारी होती है, तो जो सफ़ीर जिस तरह गाइड करेगा, जिस तरीके से बताएगा, जो वो हकाइक कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरह की चीजें आती रहती हैं। और फिर 27 तारीख को अचानक जलसे में खत लहरा दिया, ये आज कहा गया कि उस वक्त जब बताया गया उन्होंने कहा कि कोई बड़ी बात आज आपका मुल्क, और फिर उस खत लहरा दिया, उस खत के 20 दिन के अंदर एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी तैयार की। नहीं, उस खत के सिलसिले में आज आपका मुल्क जो है उसकी इकॉनमी तबाह हो गई है, आज आपके एक्सपोर्ट्स फारिग हो गए हैं, आज आपका स्टॉक एक्सचेंज तबाह हो गया है, आज आपके मुल्क के अंदर जो अफरा तफरी का माहौल है, जो महंगाई का आलम है, वो सारा खत ही हुआ है। खत की वजह से तो सब कुछ हुआ है। मेरे ख्याल से इमरान खान साहब ने कौम को जिस तरीके से इस सारा मामला एक्सप्लेन किया है, इमरान खान साहब को मैं समझता हूँ कि खिराज तहसीन पेश करना चाहिए। नॉट मी बीइंग, चलें बिल्कुल सही है, कुछ चीज़ों का मैं और जवाब ले लूँ अली गौहर बलोच साहब से। बिल्कुल सही है। अली गौहर साहब ये बताएं कि इमरान खान साहब का भी आमिर मतीन साहब ने इंटरव्यू किया, तो उसमें उन्होंने जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे तो हैरत है, इस पर वज़ीर दाखिला को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, वज़ीर दिफा को करनी चाहिए थी, कोई और हुकूमत की तरफ से आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता। आप लोग कहाँ गायब थे ये बातों का जवाब देने के लिए? तो आपको आगे आना चाहिए था उनके ख्याल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बात यह है कि बड़ी सिंपल बात है कि इमरान खान साहब जिनको गालियाँ देते रहे, जिनको बुरा भला कहते रहे, जिनको टारगेट करते रहे, जिनके अपने प्यादों के ज़रिए जिनके ऊपर कीचड़ उछालते रहे, जिसमें शहबाज गिल है, जिसमें स्वाति है, जिसमें इनकी गालम गलोच ब्रिगेड है पूरी, जो पूरे पाकिस्तान में इन्होंने एक्टिव की हुई है मुख्तलिफ़ जत्थों की सूरत में, वो तमाम है। तो ज़ाहिर है जिनके बारे में कहा जाएगा, पहले भी ISPR का एक अपना एक तरीका है और वो मीडिया से तो वो इंटैक्ट रहते ही हैं और बात भी करते हैं। तो यकीनी तौर पर उन्होंने बिल्कुल जब हमारे बारे में कोई बात की जाती है तो हम करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो तो सारी अपना रोज़ 3 वो मतलब है कि मीडिया टॉक्स हो रही होती हैं हर पार्टी की तरफ से। तो ये तो उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है। और ख़ास तौर पर जिस फटे हुए गुब्बारे में इमरान साहब जो हैं वो बार बार हवा भरने की कोशिश कर रहे हैं। किस फटे हुए गुब्बारे में? मतलब वही जो उनका एक बयानिया है झूठ पर मबनी, कभी वो साइफर वाला बयानिया है, कभी हकीकी आज़ादी का बयानिया आ जाता है, कभी वो पहले आज़ादी का बयानिया था, अब हकीकी आज़ादी का बयानिया है। तो मकसद असल मसला ये नहीं है। असल मसला ये है कि बात को ये घुमा के जैसे भी करे, असल मसला ये है
कि इमरान न्याई साहब ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के तमाम इदारे और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उनके पॉलिटिकल किरदार में उनके साथ खड़ी हो, कि अगर वो कहें कि मेरे सियासी मुखालफिन के ऊपर मुकदमात बनाकर उनको जेलों में बंद करना है तो वो इनका साथ इमरान खान साहब चाहते हैं। ये इमरान खान साहब चाहते हैं कि दूसरे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको तोड़ा जाए, उनको तोड़ के उनके कैंडिडेट्स को पीटीआई में शामिल किया जाए जिस तरह से कि करवाया गया था। तो वो इदारे या वो लोग इनके साथ हों तो फिर आज तो की तारीख में तो वो ये कह रहे हैं कि मुझे लॉन्ग मार्च करने दो, मेरी गुजारिश सुने ना, वो तो टाइम होता है ना, हर टाइम की अपनी स्ट्रेटजी होती है। जब तक खान साहब उन चीज़ों से मुस्तफीद होते रहे तब तक तो वो जिंदाबाद का नारा लगाते रहे, और जब वो मतलूबा सहूलत जो है वो मुयसर आना ख़त्म हो गई है तो खान साहब ने उन्हीं को गद्दार कहना शुरू कर दिया, उन्हीं को जानवरों के नाम देने शुरू कर दिए, उन्हीं को गालम गलूज देना शुरू कर दी। तो ये खान साहब का दौरा म्यार है। अभी बात ये भी हो रही थी कि ये जी इससे साइफर की वजह से इकॉनमी इस वजह से नहीं बैठी, इकॉनमी बैठी थी जो इमरान खान साहब को छूट दी गई थी कि इमरान खान साहब अपने हवारियों के ज़रिए दोनों हाथों से 4.25 साल मुल्क को लूटते रहे, उस वजह से इकॉनमी बैठी। और नहीं, उसका इम्पैक्ट तो उनके टाइम में ही आना शुरू हो गया था, लेकिन जाहिर है कि उसको सवाल जिस भयानक शराइत के ऊपर खान साहब ने IMF से कर्जे लिए और पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए, और मगर चले मेरी गुजारिश सुने ना, उन कर्जों को हड़प भी कर गए। आप इसहाक डार साहब को बड़ी उम्मीदों के साथ लेकर आए थे और उन्होंने कहा कि मैंने अभी कुछ किया भी नहीं है, जहाज में बैठा हूं और जनाब देखें डॉलर धड़ाम से गिरा है। तो कोई शक नहीं, धड़ाम से गिरा है या नहीं गिरा, नीचे जरूर है और मजीद भी स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन जिस मुल्क को देखे ना 4 सालों में आप बेदर्दी के साथ लूटते रहे, जिस मुल्क को आपने मतलब तारीख के सबसे बड़े कर्जे लेकर खा गए, हड़प कर गए, जिसमें आपके मुखालफिन को नाम नहाद एहतसाब के नाम के ऊपर जेलों में बंद किया गया और आपको खुली छुट्टी दी गई कि आप जितना मर्जी लूट लें, चाहे आप सुनामी ट्रीज के नाम पे अरबों लूट लें, चाहे आप फॉरेन फंडिंग के बड़े बड़े स्कैंडल्स बना लें, चाहे आप चीनी और आटे के में से हड़प कर जाएं, चाहे आप अद्वियात के स्कैंडल में हड़प कर जाएं, चाहे आप BRT पेशावर में स्टे ऑर्डर के पीछे छुपे रहे और दोनों हाथों से खाते रहे। कौन सा मुल्क है कि इतनी करप्शन के बाद वो स्टेबल रहेगा? अगर हमसे कंपैरिजन खान साहब ने करना है तो वो 2013 से 2018 तक का कर लें और 18 से लेकर जितनी देर खान साहब रहे उतनी देर का कर लें। ये तो चले 5-6 महीने हैं, ये तो खान साहब ने उसका भट्ठा बिठाया, लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि खान साहब के तमाम मंसूबे जो हैं वो एक्सपोज हो गए। जिस तरह से ISPR ने उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि ये साइफर वाली बात और ये सारा ड्रामा ये ट्रक की बत्ती के पीछे कौम को लगाने की नाकाम कोशिश की जा रही है और उस गुब्बारे से हवा निकल गई। अभी आप देखें ना, इनका जो ये इदारों को गालियां दे रहे हैं, जो ये मतलब है कि उनसे ये अपनी देखे ना, वो कह रहे हैं कि रात को दिया गया इमरान खान साहब की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। इमरान खान की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि इमरान खान ने एक ड्रामा का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। इमरान खान साहब झूठ बोल रहे हैं, इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं, इमरान खान ने मईशत को तबाह कर दिया था, इमरान खान साहब ने सब कुछ किया जो नहीं करना चाहिए था। आपके ख्याल में आप सब मिलकर तमाम सियासी जमातें आवाम को ये बात क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? इसके बावजूद वो 27 जुलाई को निकलते हैं, उनको वोट करते हैं, वो 16 अक्टूबर को निकलते हैं, उनको वोट करते हैं। आप 14 जमातें हैं, अकेला इमरान खान लोगों को वो झूठ समझा पा रहा है और आप सच नहीं बेच पा रहे। नहीं, देखिए बात यह है कि जो रीज़न फॉर दिस ख़ास तौर पर अलामत होती है कि जहाँ पर इकॉनमी को स्टेबल किया जाता है, जहाँ पर लोगों को रिलीफ दिया जाता है, लोग बड़े पैनिक हैं इस महंगाई और उस लूट मार की वजह से जो पिछले 4 साल में रही है। जो भी हुकूमत आती है उससे उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है और जाहिर जब तक वो रिज़ल्ट नहीं आएगा तो लोग पैनिक रहेंगे। दूसरी बात ये है कि खान साहब पर भी ये टाइम था कि 14 में से 13 सीटों पर हार रहे थे, खटक के हल्के में इलेक्शन हारे थे। यही वोडा साहब ने कल जो बातें की हैं, वोडा साहब की सीट जो कि शहबाज शरीफ साहब को कराया गया था, मेरी गुजारिश लीडर को आपने दोबारा मकबूल बना दिया। नहीं, बात ये नहीं है, हमारा ये मौक़िफ़ है कि अगर हम कुर्बानी देके पाकिस्तान को बचाएंगे। इस मौके पर अगर हम ये ना करते ये सारा कुछ, और अगर हमने तो एक गैर जमहूरी हुकूमत को एक जमहूरी तरीके के साथ हटाया ना, मतलब है कि आप इस बंदे का किरदार देखें कि दिन को गाली देता है, रात को पाँव पड़ता है। ये एक मतलब है कि एक माजरत के साथ
एक वो जो होता है ना रंगबाज बंदा, ये वो ही कर सकता है ये ड्रामा। ये कोई भी लेकिन वो साहिब किरदार, वो रंगबाजी कामयाबी से कर रहा है। रंगबाज भी कामयाब होते हैं, ठीक है, ठीक है, लेकिन इसका फैसला तो आने वाले इलेक्शन में होगा कि रंगबाज कामयाब होते हैं या नहीं होते। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो ड्रामे सारे एक्सपोज हो रहे हैं, बिल्कुल सही है। और एक बात मैं अपनी बात को खत्म करते हुए, देखिए बात ये है, जो इन्होंने इदारों का और इदारों में बैठे हुए लोगों का गिरेबान पकड़ा है जी, और जिस तरह से उनको अपनी मतलब ब्रिगेड के जरिए गालियां निकलवाते उसका जवाब तो आया आज इनके बड़े बड़े जो इनकी पार्टी के लीडर भी है ना, दबे लफ्जों में आपको अकेले इमरान खान ये ज्यादातर बात करते हुए नजर आते हैं। वो लोग आपको इनके साथ वाडा ने क्या बयान दिया, इसके अलावा इसको कहें कि जो इमरान खान साहब बयान देते हैं, एक मिनट मेरी बात सुने, वही जुबान परवेज लाई बोल के दिखाए और उनके कहने पर फैसला वही जुबान शेख रशीद बोल के दिखाए, वही जुबान फवाद चौधरी बोल के दिखाए, नहीं बोलेंगे। मैं गारंटी करता हूँ, आप मुझे बता दें। अच्छा जी, चले, अगर वो जुबान नामुनासिब है तो बोलने भी नहीं चाहिए, लेकिन ब्रिगेड साहब के आने से तो फिर इनके साथ कौन खड़ा है? खुर्रम शेर जमान साहब एक पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं, फिर मैं ब्रिगेड साहब के पास आता हूँ। जी खुर्रम साहब। अच्छा देखिए, ये जो कहानियाँ सुना रहे हैं ना, और ख़ास तौर पे मैं इनकी एक बात की बहुत मज़म्मत करता हूँ कि ये अली गौहर साहब बार बार एक बात कह रहे हैं कि फ़ौज को गालियाँ दी या नामुनासिब लफ्ज़ इस्तेमाल की। ऐसी बातें कभी भी नहीं करी हमने। अब ये क्या करेंगे, देखें अब इनकी सियासत क्या बची है। प्रोविंशियल असम्बली के इलेक्शन में आपने देखा इन्होंने किस तरह की हार खाई, नेशनल असम्बली में देखा आपने इनका क्या हाल हुआ। ये 13-14 जमातें मिलकर इलेक्शन लड़ी हैं। अब इनके पास कुछ बचा नहीं है। अब ये कोशिश करेंगे कि इस तरह की घटिया बातें करके फ़ौज को हमारे खिलाफ करने की कोशिश करेंगे, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। हमने कभी इस तरह की कोई बातें करी नहीं है, हमने हमेशा एहतराम करा है। लेकिन अब ये नफरतें पैदा करेंगे। आज उन्होंने कहा कि हमारे लिए गाली बना दिया गया, न्यूट्रल के लफ्ज़ को, एपॉलिटिकल के लफ्ज़ को गाली बना के पेश किया गया, इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हुए हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। नहीं, ये तो आज खुद कहा है फौज ने। उस अल्फाज को इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियरली बताया था, बड़े अच्छे तरीके से क्लियर किए उन तमाम चीज़ों को। मुझे नहीं पता कि डीजीआई साहब ने भी जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो क्यों किए। इमरान खान साहब ने कभी भी इस तरह की बातें नहीं करी हैं, उन्होंने हमेशा सराहा है। लेकिन मेरा आपको ये कहना है कि अब ये जो बाकी 14 सियासी जमातें हैं ना, जो एक शख्स के साथ मुकाबला कर रही हैं और मुंह की खा रही है, और ये पीटीआई ने वो तो खाते रहेंगे, जो सच बोलेगा उससे लातन की करेंगे, ये इसी तरीके से मुंह की खाते रहेंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल इमरान खान ने इमरान खान साहब ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि न्यूट्रल कहा, और फिर कहा कि न्यूट्रल नहीं होता कोई भी कुछ भी, न्यूट्रल तो जानवर होता है। इस बात को जब नेगेटिवली अवाम ने यूज़ करना शुरू किया, सोशल मीडिया पे यूज़ करना शुरू किया, इसके ट्रेंड्स बनने शुरू किए, तो इसके बावजूद भी इमरान खान साहब ने इस लफ्ज़ का इस्तेमाल जारी रखा। इसका मतलब वो पर्पसली कर रहे थे, और यही वजह है कि आज उसका रद्द-ए-अमल आया। अगर इमरान खान ने एक दफ़ा कहा होता, वो मुस्बत सेंस में कहा होता और उसको मनफी अंदाज में इस्तेमाल ना कर किया जाने लगता, तो शायद ये रद्द-ए-अमल ना आता। तो मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूँ। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसकी अहमियत एक और भी है। इसकी टाइमिंग भी शायद एक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल से एक लॉन्ग मार्च होने जा रहा है पीटीआई का, इमरान खान साहब का, और उससे एक दिन पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इससे क्या सियासी मानी अखज़ किया जा सकता है? इमरान खान साहब की जो होप्स थी, मुलाकातें करते थे, वो समझते थे कि जब मैं यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोगों को लेकर आऊँगा, तो उसमें जो पाकिस्तान के बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें से इदारा भी एक स्टेक होल्डर है, उनको जो है वो मुसालहत का किरदार अदा करके कुछ अपना किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन क्या अब ये हो पाएगा? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। दोबारा आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, ये बताइए कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसकी अगर हम टाइमिंग को देखें तो ये कल जब इमरान खान अपना लॉन्ग मार्च शुरू कर रहे हैं, उससे एक दिन पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है। इमरान खान साहब के लिए क्या मैसेज है इसमें? देखें असद, ये कॉन्फ्रेंस बहुत पर्पसफुल थी। एक तो डीजीआई ने बड़ा क्लियर बता दिया कि ही वांटेड टू क्लैरिफाई अबाउट अदारे के बारे में। फिर ये जो क्यादत का ये पॉलिटिकल की बात थी वो कर ली। साथ डीजीआई पे साथ बैठे हुए थे। मकसद ये था कि उन्होंने कहा कि मैं इसलिए भी मुझे आना पड़ा कि अगर एक झूठ को सच साबित करने शुरू हो जाए तो देन वी मस्ट कम। और फिर उन्होंने यही कहा जो चीफ आर्मी साहब ने पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में कहा था कि
जत्थे जो हैं वो वी विल नॉट अलाउड कि वो आके पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करें। दैट इज़ जो, और आज ये बात DGISP ने भी बात की, DGI ने भी बात की, और ये मैसेज ये दिया गया कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम मत करें। वी कांट अफोर्ड इट बिकॉज पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी पहले ही बहुत ज़्यादा है, जिससे हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब हो रही हैं, एनार्की बढ़ रही है, पोलराइजेशन स्टोरी में हो रही है, इनटॉलरेंस बढ़ रही है। या आज मैं अरशद शरीफ शहीद के अगर आप देखें तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा लोग नारेबाजी कर रहे थे। ये चीज़ों को बताया कि ये नहीं होनी चाहिए। फिर इमरान खान आई थिंक ये अंडरस्टूड, जो उन्होंने बातें भी की है कि हम आइन और कानून के मुताबिक मार्च करेंगे, कोई हम उसमें इंतशार पैदा नहीं करेंगे, हम कोई कानून को नहीं तोड़ेंगे, हम एक जगह पर हमें जगह बताया अप्लाई कर दिए वहाँ जाएंगे। आई थिंक देयर इज़ अ पॉजिटिव, लेकिन इसके साथ हुकूमत की भी बड़ी जिम्मेदारी है। हुकूमत को भी चाहिए कि थोड़ा सा प्रोवोकेशन नहीं करे और दे शुड फील के इनके लिए फैसिलिटेट करे एज लॉन्ग एज दे आर गोइंग विद इन आइन और कानून। सेकंड जो DGISP ने बात की वो जाहिर है कि इस वक्त अरशद शरीफ का भी प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से कुछ फ़ौज के ऊपर जो बातें की जा रही थी उस भाम को दूर करने के लिए बहुत अच्छा किया गया कि इस मौके पे जो लोगों के एक माइंड सेट दूसरी तरफ जा रहा था वो काफ़ी हद तक क्लियर कर दिया, और वो यही था कि फ़ौज जो है वो अरशद शरीफ को बहुत ही अच्छा समझते थे। ही वॉज एन आइकॉन फॉर जर्नलिज्म, ये भी बात की गई, ताल्लुकात भी अच्छे थे। फिर उन्होंने यहाँ तक क्या कि हमने किसी ने नहीं कहा उनको छोड़ने का, और ये चेक करना चाहिए कि किसने कहा कि वो जाएं, पेशावर से जाएं, फिर गिल वहाँ चले जाएं दुबई में, फिर वहाँ से नैरोबी जाएं, ये चीज़ें चेक करने की हैं। और साथ ट्रांसपेरेंट फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए। जुडिशल कमीशन बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं उसमें ख़ास तौर पर जिक्र हुआ कि वेल रिप्यूटेड बियॉन्ड रिपोर्ट जर्नलिस्ट भी होने चाहिए, ताकि वो खुद देखेंगे इंक्वायरी कितनी साफ़ हो रही है। और ISI ने अपने लोगों को विड्रॉ भी कर लिया कि कहीं ये ना इंप्रेशन आए कि हम इंक्वायरी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। तो आई थिंक ये बातें, लेकिन इसके साथ देखें एक बात मैं कहना चाहूँगा, अली गौर ने बड़ी काफ़ी बात कर रहे थे और उनका अपना नुक्ता नज़र है, लेकिन एज ए सिटीजन पाकिस्तान मैं फ्रेंकली टेलिंग यू PDM से डिसअपॉइंट हुआ इसलिए कि इमरान खान का ग्राफ बहुत डाउन था, और अगर 6 महीने ये रुक जाते हुकूमत में तो मेरे ख्याल में इनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है अगले इलेक्शंस के अंदर। और अगर आप आ रहे थे तो आपके पास सोल्यूशन क्या था? क्या आपने सोचा कि आप आवाम को आके क्या डिलीवर करेंगे? क्या आपने डॉलर्स की प्राइस, पेट्रोल की प्राइस, गैस की प्राइस, बिजली की प्राइस या महंगाई को कंट्रोल कर सके? ये चीज़ें जो काउंटर नैरेटिव बिल्ड कर लेते, ये इमरान ने नैरेटिव किया, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट हमें ये कर दिया, हमारे से ये कर दिया, लेकिन आपका काउंटर नैरेटिव ये होना चाहिए था ताकि अवाम की डाइवर्जन चेंज होती है टेंशन, और वो कहते हैं यस वी आर वेरी हैप्पी, गवर्नमेंट इज डूइंग गुड एंड वी आर फीलिंग कंफर्टेबल। ये चीजें अभी भी PDM को ही सोचना चाहिए कि इसके लिए आप वर्क करें। दोनों का एक मौक़िफ़ है ना, हुकूमत का मौक़िफ़ उसमें यह है जो अब हुकूमत में आए हैं कि अगर हम ना आते तो ये डिफॉल्ट कर जाता, हम तो डिफॉल्ट से बचाया, हमने एहसान किया इस मुल्क पर और कौम पर। और इमरान खान समझते हैं कि इनका हुकूमत में आना, अपने केसेस खत्म कराना और अमेंडमेंट्स, इलेक्शन रिफॉर्म्स या इलेक्शन तरामीम लेकर आना, वो अगले इलेक्शन लड़ने के लिए जरूरी समझते थे कि इसलिए आए हैं। तो ये दोनों का नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है इसमें। देखें, यही मैं बात कर, सेकंड बात जो मैं कर रहा था, बिल्कुल आपने ठीक बात की है। मैं ये कहने लगा था कि उनका नैरेटिव था कि ये केस ख़त्म करने आए हैं, अपने रिलीफ देने आए हैं, अपने केसेस नैब को ख़त्म करने आए हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी वोट ख़त्म की है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग ख़त्म की है। तो आपने ये सारे काम कर लिए, तो आप उनके नैरेटिव को तक़वियत दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, वेयर एज यू शुड बिल्ड अ काउंटर नैरेटिव करना चाहिए था। तो मेरे ख्याल में ये अभी भी बहुत ज़बरदस्त, ये इनके लम्हा फिक्रिया है। इनके पास चाहे 6 महीने हैं या 1 साल है, दे हैव टू डिलीवर। अगर वो चाहते हैं कि आप अपने आप में अवाम का पे कॉन्फिडेंस हो, तो देन यू हैव टू डू ऑल दिस थिंग। इसलिए इमरान की तरफ लोग खींच रहे हैं, उनके नैरेटिव को बिल्ड कर रहे हैं कि आपने उनके लिए कुछ नहीं किया। यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, आई अंडरस्टैंड। आपने एक फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर चेंज किया, दूसरे को ले आए, चाकदार को ले आए, बट इकोनॉमिक कंडीशन रहती है। और इसमें इस वक्त अगर ये पोलराइजेशन होती है और ये जिस तरीके के हालात जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि किसी न किसी को आगे आके जी इनको एक दफ़ा, अभी भी इमरान खान जो 1 हफ्ता दे रहे हैं, मेरे अपने एनालिसिस में वो चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई बैठें और मुज़ाकरात करें और कोई हाल निकालें।
आए और बातचीत कर ले मुझसे। देखें मैं तैयार बैठा हूँ, बिल्कुल सही है, मैं तो मानने के लिए तैयार बैठा हूँ, कहीं ना कहीं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन तो आप कहीं तो उनको स्पेस देना, वो आप बिल्कुल सही है साहब, ये आपने जो अहम मुद्दा उठाया पहले, इसलिए मैं ये कहता हूँ। जी 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 बिल्कुल ठीक है। अली बुल्ला साहब पहले इसका जवाब दे दें, फिर मैं खुर्रम साहब के पास अरशद शरीफ साहब वाला मामला लेकर जाता हूँ, उस पर भी आज बात हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन ये जो ब्रिगेड साहब कह रहे हैं कि आप अगर 6 महीने आप यानी अपने केसेस ख़त्म कराने की बहुत भारी कीमत अदा नहीं की, बहुत गैर मकबूल होके। नहीं देखें, बात ये नहीं है, एक तो बात ये है कि बहुत गैर मकबूल वाली बात को हम नहीं तस्लीम करते। बहुत गैर मकबूल नहीं है, नहीं थोड़े कम गैर मकबूल है। नहीं, बात वो नहीं है जिस तरह से ये लोग प्रोपोगंडा करते हैं कि बहुत, अगर खान साहब तो ये तो कहते हैं ना कि सियासत से बात ऊपर चली गई है, क्योंकि मतलब इनकलाब आ चुका है। इनकलाब में खान साहब 2 सीटें हार गए, एक कराची में भी हारे हैं और एक पंजाब के अंदर हारे हैं। ठीक, और ये तो सबको पता है कि फेयर इलेक्शन हुआ। उन्होंने कहा कल जहाँ पर बाई इलेक्शन ये हुए नून लीग के कैंडिडेट से, आपको पता है कि ननकाना में बड़ी क्लोज फाइट हुई है, आबिद शेरली पे थोड़ा बहुत मार्जिन था, लेकिन इनकलाब वाले हालात इधर भी नहीं थे। इनकलाब वाले हालात, अगर 25,000 का भी मार्जिन है तो MNA के हल्के में कोई बहुत बड़ी लीड नहीं होती 25,000 भी। मतलब मकसद ये कि इनकलाब नहीं है। खान साहब कह रहे हैं कि इनकलाब मतलब 75,000 ने भी लिया, आप कह रहे हैं। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल पूरे इलेक्शंस में इसमें 5 लाख वोट अगर इमरान खान ने लिया है तो 4 लाख वोट जो है वो दीगर पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन में जाने से जाएं इलेक्शन। भाई इलेक्शन तो टाइम पे हो गए, हम डरते कब है? हम तो कह रहे हैं इलेक्शन टाइम पे होंगे, ये टाइम से पहले इलेक्शन में जाके अगर अर्ली इलेक्शन भी तो चले, एक जमहूरी ही तरीका है ना। आप अगर अर्ली इलेक्शन में चले जाते हैं और ये स्टेबिलिटी हो जाती है जो कि इस वक्त नहीं हो पा रही, कारोबार मुतासिर है, अर्ली इलेक्शन में जब ये स्टेबिलिटी इस तरह से नहीं हो सकती, क्योंकि खान साहब की चीखें तो अब निकलती रहनी है, क्योंकि जितना उन्होंने फिर नहीं है। अगले इलेक्शन में ये नहीं जीतेंगे, इस दफा तो हर सीट पे ये खड़े हो गए, जनरल इलेक्शन में तो हर सीट पे नहीं खड़े होंगे ना। जनरल इलेक्शन में आप एक हल्के में 3 कैंडिडेट है नहीं, लेकिन ये है कि हम लड़े, पहले हमको इत्तेहाद में लड़ते थे नून लीग वाले, हम अब भी इनका मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह ताला इनको हराएंगे। इनका कोई इनकलाब नहीं, इनकलाब के गुब्बारे से तो मैंने बताया हवा निकल गई, बाकी रहेगी कसर। जो अरशद शरीफ वाला वाकया है इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये सिर्फ साफ़ी बरादरी का नहीं, ये अरशद शरीफ की फैमिली का नहीं, पूरी कौम ये इसमें पूरे पाकिस्तान, पूरी कौम जो है वो मतलब है कि एक अफसोस और एक सदमे की कैफियत, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ऐसे ही आज जनाजे में जितने लोग आए हुए थे वो बहुत और गुजारिश करने का मकसद ये है कि जो मतलब है कि आज हमारे ISPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हकायक सामने आए हैं, वो तो बड़े भयानक हैं और बड़े अफसोसनाक हैं कि कौन इसको भेजने वाला था, किस मकसद के लिए भेजने वाला था। बाकी सब भी छोड़ दें, वो गाड़ी कौन चला रहा था, वो गाड़ी चलाने वाला बच गया, अल्लाह साहब को अपनी फ़मान में रखता है, और साथ बैठा हुआ बंदा जो है वो मतलब है कि उसका निशाना बन रहा है। और साथ ये है कि वो दुबई में भी नहीं रुके, उससे भी आगे चले गए। और एक KP के हुकूमत जो है वो मतलब एक लेटर लिख रही है और जिसके बारे में कुछ बता भी नहीं रही। इसका मतलब है कि उसको मेंटली तैयार किया गया था कि भाई तुम्हें बड़ा है, तुम फलां महफूज मकाम है, वहाँ पर चले जा। और दूसरी बात ये है, एक PTI वाले और नाकाम कोशिश भी कर रहे हैं कि वो जो यकतरफा तौर पर उसकी शहादत के वारिस बन के खान साहब ने 2 दिन पहले दो दिन पहले जो ऐलान कर दिया ना, जिसका उन्होंने अनाउंस किया हुआ था कि मैं तो जुम्मे वाले दिन अनाउंस करूंगा कि कब निकलना है, और फटाफट आकर वो कर दिया। ये इनकी चलाकियां पूरी कौम देख रही है, किसी को खान साहब बेवकूफ़ नहीं बना सकते। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब अरशद शरीफ साहब को कोई अभी तो अरशद शरीफ की जो शहादत है उसका हिसाब भी खान साहब को देना पड़ेगा। ये जो पाँव के कदमों के निशान है ना, हकायक पे मबनी जो ISPR ने बताए, वो कहीं और तरफ जा रहे हैं। शरीफ साहब को खुदा न खास्ता खान साहब को मरवा के या मौत के मुंह में धकेल के क्या फायदा हासिल? मैं तो ये नहीं कहता कि खान साहब ने मरवाया, आप कह रहे हैं हिसाब देना लेकिन वो सिंपैथी जो लेने की कोशिश कर रहे हैं इस मकसद के लिए। हाँ, बिल्कुल। तो वो तो हर मामले को कैश करते हैं। बहुत ही संगीन इल्जाम है, ये संगीन नहीं है, ये वो हकायक है जो अभी तक ISPR ने बताए। ये वो हकायक है जिसकी बुनियाद के ऊपर जुम्मे वाले दिन से पहले 25 तारीख को फौरी तौर पर के मतलब है कि वो अनाउंस कर दिया गया है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरशद शरीफ साहब के थ्रेट के हवाले
हवाले से क्या कहा गया है, ये जरा वो पहले हकायक सुनिए, है। फिर मैं खुर्रम साहब के सामने सवाल रखता हूं। जरा सुनवाइए जी, आज क्या कहा गया कि कोई थ्रेट नहीं था, क्या कहा, सुनिए। कोई इतला नहीं थी। केपी गवर्नमेंट ने एक थ्रेट अलर्ट जारी किया। वी हैड नो सच इन्फॉर्मेशन। लेकिन जो मेरे पास मालूमात हैं और तहकीक है, उसकी बुनियाद पे मैं आपको बता सकता हूं कि शहीद अरशद शरीफ की जिंदगी को पाकिस्तान में कोई खतरा नहीं। ये शायद यही बताने के लिए DGISI जो है, या इसी मौजू पर बात करने के लिए वो आए थे, क्योंकि वो एक जाहिर है उनके पास भी एक इंटेलिजेंस होती है, और वो ये कह रहे हैं कि उनकी लाइफ को पाकिस्तान में कोई थ्रेट नहीं था। केपी गवर्नमेंट जो है उसने एक लेटर जारी किया और उसकी तस्दीक जो है वो यहां पर नहीं हो रही। तो इस सवाल का क्या PTI जवाब दे सकती है, खुर्रम साहब? देखिए, मैं आपसे एक सवाल करता हूं ना कि ये तो कह दिया है कि वी हैड नो सच इंफॉर्मेशन, तो मैं आपसे पूछता हूं कि 5 जुलाई को सदर पाकिस्तान को अरशद शरीफ साहब ने ख़त लिखा कि उनकी जान को ख़तरा है। उस ख़त की बेसिस के ऊपर वो ख़त, उसके बाद जो है ख़त वज़ीर आज़म को लिखा गया सदर पाकिस्तान की तरफ से। उसके बाद 12 जुलाई को चीफ़ जस्टिस साहब को जो है ख़त लिखा गया अरशद शरीफ की तरफ से कि मेरी जान को ख़तरा है। तो कोई वो इंसान को पागल तो नहीं होगा ना कि अगर वो बता रहा है कि मेरी जान को ख़तरा है, और अगर मैं आपको कहूँ और बड़े सबूत के साथ कह दूँ कि मेरी जान को ख़तरा, आपकी जान को ख़तरा है, तो आप क्या करेंगे? आप बाहर जाके सड़क पे बैठ जाएंगे? देखिए, सवाल तो इन साहब से करना चाहिए है कि जो तंग आपने लेकिन जाहिर है अरशद शरीफ साहब ने अपने इस खदशे का इजहार किया होगा, लेकिन उनके पास उन्होंने कोई सबूत मुहैया नहीं किए होंगे कि कहां से उनके पास खबर है, या कौन उनको थ्रेट कर रहा है, या कौन सा स्क्वाड उनके पीछे लगा हुआ है। मैं भी इस पे अपना मौक़िफ़ दूंगा। ये इस पर उन्होंने अपने खदशे का इजहार किया, तो लेकिन इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास इसकी कोई रिपोर्ट नहीं है कि वाकई उनको कोई मारना चाहता था। आप इजाज़त दें तो मैंने 20 मिनट आप दोनों की बातें सुनी। अगर आप मुझे बीच में रोकेंगे तो मैं तो अपने थॉट प्रोसेस पूरा नहीं कर पाऊंगा ना। हाँ, तो मेरा आपसे ये गुजारिश है कि एक शख्स जो है वो सदर पाकिस्तान को भी खत लिख रहा है, वो चीफ जस्टिस को भी खत लिख रहा है, वो इदारों से भी गुजारिश कर रहा है, डिपार्टमेंट्स को भी बता रहा है, उसके बाद वो क्या करेगा? वो अपनी जान बचाने के लिए मुल्क से बाहर भागेगा ना, और उसके बाद चॉइस बचती क्या है? ये साहब जो बैठे हुए हैं ये बताएं कि एक ईमानदार सहाफ़ी जो कि आपकी करप्शन को हाईलाइट कर रहा था, आपकी मनी लॉन्ड्रिंग को हाईलाइट कर रहा था, आपके एवन फील्ड अपार्टमेंट्स की मनी ट्रेल को हाईलाइट कर रहा था, आपके जो करतूत थे पूरे अपनी तर्ज हुक्मरानी के दौरान जो आपके 5 इक़्तिदार गुजरे हैं उसको वो हाईलाइट कर रहा था, और आपने क्या किया? 14 से 16 FIRs उसके खिलाफ काट दी, उसको आपने भगा के रखा हुआ था, इधर से भाग उधर से भाग तीसरी जगह भाग, आपने तो उसको मजबूर किया ना। अगर ये हालात इनके साथ भी होंगे तो ये क्या करेंगे? ये भागेंगे। अच्छा, फिर आपने कहा कि अरशद शरीफ साहब ने कोई सबूत नहीं दिया। अब वो कहाँ से सबूत देता? सबूत तो आपको मिल गया ना, वो मर गया, वो शहीद हो गया। जो ख़त उसने लिखे सदर पाकिस्तान को, जो ख़त उसने चीफ जस्टिस को लिखे, जो वो बार बार सबको बताता रहा, जो बात उसने इमरान खान को भी बताई जाके, तो अरशद शरीफ शहीद जो है वो सही साबित हो गया कि जो वो बता रहा था कि उसकी जान को ख़तरा है वो बात सच थी। अब उन तमाम लोगों को शर्मिंदा होना चाहिए जिन लोगों ने उसकी इस जो थ्रेट लेटर्स थे उसके ऊपर इकदाम नहीं उठाए। देखें, रियासत की जिम्मेदारी है आवाम की जानो माल की हिफाजत करना। अगर मेरी जान को कोई ख़तरा है तो आपकी जिम्मेदारी है, रियासत की जिम्मेदारी है। आप बड़े हैं, आपके पास एक इस्लामाबाद की हुकूमत पड़ी हुई है, आपका काम बनता था कि आप बुलाते उसको। अरशद शरीफ जो है शहीद कोई छोटा मोटा सहाफ़ी नहीं था, आपको तो सिर्फ एक तकलीफ थी ना उससे कि वो आपके काले करतूत हाईलाइट कर रहा था, वो दुनिया को बता रहा था कि पाकिस्तान की बर्बादी के जिम्मेदार कौन सी सियासी जमातें हैं। अभी ये साफ फरमा रहे थे कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो इलेक्शन हम हार गए, ये कह रहे हैं कि 2 सीटें इमरान खान हार गया। भाई आप कितनी सीटें जीते हैं? आपका हशर क्या हुआ? आपका तो आसिफ अली जरदारी को आप जो है ना सलाम करना चाहिए, उन्होंने तो आपका नामो निशान ख़त्म कर दिया है। इस सारे गेम के अंदर मैं आपको बताऊं, जो सबसे बड़ा बेनिफिशरी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनसे अपने तमाम पुराने बदले जो है ना वो इनसे ले लिए हैं। PMLN का ये हाल किया है कि आप आने वाले जनरल इलेक्शंस के अंदर देखना, इनका वो हशर होगा कि ये शायद सोचेंगे अब हमने करना क्या है। PMLN से PMLN SB आएगी, दूसरी जमातें निकलेंगी, इनका पाकिस्तान में अब कोई मुस्तकबिल बचा नहीं है। अब ये गैर आईनी रास्ते उठाएं, या अगले अक्टूबर में इलेक्शन होते हैं तो तब होगा? अगले 3 महीने में हो, 6 महीने में हो, जितना वक्त बढ़ता जाएगा उतना इनका नुकसान बढ़ता जाएगा। अच्छा चलें देखें ना, मैं गलत हो सकता हूं, मैं PTI का वर्कर हूं, ठीक है,
आप भी शायद गलत हो सकते हैं, आप सहाफ़ी, आपको जो है न्यूट्रल रह के फैसला लेना है, लेकिन ये जो अवाम आज करोड़ों की तादाद में पाकिस्तान में बाहर निकली है, आप इनको बेवकूफ़ समझते हैं? करोड़ों की तादाद में लोग निकले में बाहर, आपके बयानिए को उन्होंने मुस्तरद कर दिया है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अरशद शरीफ ने रिजीम चेंज के बयानियों को उन्होंने एक्सेप्ट किया था, उसको उन्होंने हाईलाइट किया था। अरशद शरीफ बहुत सारे ऐसे फोरम्स के ऊपर आवाज उठा रहा था, वो लड़ रहा था, लेकिन वो पाकिस्तान के खिलाफ लेकिन नहीं सर, था। अगर कोई किसी आज की जिस तरीके से कर रहा है तो शायद आज जिस तरीके से का जवाब नहीं बन सकता। मैं आपसे इसमें मैं आपको खत्म कर रहा हूं, मैं बात अपनी बात खत्म कर रहा हूं, खिलाफ था और किसके हक में था। देखें, मैं छोटा सा ब्रेक लेना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दें तो ब्रेक लेकर मैं वापस आकर जरा लॉन्ग मार्च की बात कर लेते हैं। इससे ये नतीजा खेज होने के इम्कानात कितने रह गए हैं, कितने इम्कानात हैं कि ये नतीजा खेज होगा? और नतीजा खेज का मतलब यह है कि इमरान खान इस लॉन्ग मार्च के नतीजे में इलेक्शन की डेट लेकर उठेंगे, इसका इम्कान कितना है? और फिर जो तैयारी की है इस सिलसिले में हुकूमत ने, वो तैयारी क्या है? कितने हजार गन्ने, कितने हजार शेल्स, कितने हजार अहलकार, क्या तफसीलात हैं उसकी? ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इमरान खान के लॉन्ग मार्च जो कि कल शुरू हो रहा है, उसको रोकने के लिए जो तैयारी हुकूमत ने की है, ज़रा उसकी तफसीलात भी देख लीजिए। पीटीआई के लॉन्ग मार्च से निमटने के लिए हुकूमत ने इस्लामाबाद में पुलिस, रेंजर्स और एफसी के 13,086 एहलकार तैनात कर दिए हैं। इस्लामाबाद पुलिस के 4,199, सिंध पुलिस के 1,022, एफसी के 4,265 और रेंजर्स के 3,600 एहलकार तैनात किए गए हैं। और इसके अलावा जो असलहा है या जो इक्विपमेंट है, उसमें 616 आंसू गैस गन्स हैं, 50,050 आंसू गैस के शेल्स हैं, 611 12 बोर गन्स हैं, 36,712 बोर राउंड्स और 17 पेपर बॉल गन्स हैं। और इसके अलावा हुकाम को 15,000 स्प्रे पेंट्स और 2,430 मास्क और ट्रांसपोर्ट मकासद के लिए 374 गाड़ियां भी फराहम की गई हैं। तो ये हैं इमरान खान के लॉन्ग मार्च से निमटने की तैयारियां। अगर इसके बावजूद इमरान खान लाखों लोग निकल आए अलीगौर बलोच साहब, तो ये कम नहीं पड़ जाएंगे 16-13,000 अहलकार 10 लाख लोगों के सामने? देखिए, मैंने पहले एक गुजारिश की है कि खान साहब कहते हैं कि जनाब ये अभी फरमा रहे थे जी करोड़ों लोग बाहर निकल आए हैं, निकले नहीं, वो तो निकल आएंगे, तो साहब फरमा रहे थे जो तो बैठे थे। उनकी मुराद ये है जो मैं समझाऊं कि जलसे जितने हो रहे हैं, मतलब है कि हालिया इलेक्शन हुए हैं, उसमें तकरीबन बराबर वोट लिए, तकरीबन 19-20 के बाद 70,000 वोटों का ठीक है, फर्क है। तो ये कह रहे हैं कि करोड़ों जो लोग हैं ना वो निकले, इसका मतलब है कि जो दूसरी तरफ वोट डाल रहे हैं वो लोग नहीं है, वो कोई जिन भूत है या मतलब है क्या है, वो कोई और मखलूक है। दूसरी बात ये है कि इनको ये पता होना चाहिए वो लीडर जो फरागोगी के जरिए करप्शन करता हो, जो फरागोगी को के जरिए NRO लेता हो, परवेज लाई को वज़ीर आला बनवा के, मुझे ये बताएं, ये दूसरों को इल्ज़ाम देते हैं। परवेज लाई की हुकूमत ने एंटी करप्शन से फरागोगी का आते साथ ही मुकदमा खारिज करवाया, जो कि हमदा शहबाज के टाइम में दर्ज हुआ था। आपने भी तो करवाया, अरबों रुपए, अरबों नहीं, हमारे तो अदालत में है, हमारे फैसले अदालत के जरिए आ रहे हैं या आएंगे, और अभी भी कुछ मुकदमा बाकी है। तो बात मकसद ये है, इन्होंने तो आते साथ ही फरागोगी जिसके अकाउंट्स में इसने अरबों रुपए डाले हैं, ये अपने आप को फरिश्ता बोलता है, ये कहता है कि मैं तो वो गंगा में नहाया हुआ। हालांकि पाकिस्तान की बदतरीन करप्शन का सरगुना ये आदमी जिसका नाम इमरान खान है। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि अच्छा इसने मुझे बताएं, इसने पिछले धरने किए थे, रात को कितने लोग होते थे, आप अपनी ईमानदारी से बता। बदतरीन करप्शन है अगर ये, तो आपने उनको जिस चीज में नाअहल किया है या करवाया है, वो आपने उन पर इल्जाम ये लगाया कि 1 साल के लिए उन्होंने अपने तोशाखाना के जो खरीदे एसेट्स हैं, जो कानूनी तौर पर खरीदे हैं, उसको उन्होंने 1 साल के लिए डिक्लेयर नहीं किया। टोटल आपको ये मिला उनकी करप्शन। अरबों रुपए की फॉरेन फंडिंग किसने एक्सपोज की? हमने की है। उस फॉरेन फंडिंग की अब तहकीकात हो रही है, इलेक्शन कमीशन ने उस पर जजमेंट दी है, FIA इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जिसमें इनके लीडरान जो है स्टे ऑर्डर के पीछे छुपते फिर रहे और FIA के सामने पेश होने से डर रहे, वहां पर इनकी टांगे कांपती है FIA के सामने। लॉन्ग मार्च का क्या नतीजा निकलता देखते हैं आप?
देखें, मुझे तो बहुत अफसोस है कि ये लॉन्ग मार्च नहीं होना चाहिए। इससे हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं। पहले ही पोलराइजेशन है सोसाइटी के अंदर, लोग चार्ज अप हैं, और फिर उसके बाद हुकूमत की प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट जो है ना, वो भी मुझे तकलीफ दें हैं कि इस वक्त हुकूमत को डिफ्यूज़ करना चाहिए, कंट्रोल सिचुएशन का करें। अगर मार्च जारी है पीसफुल आइन कानून के मुताबिक, तो इसको रोकना नहीं चाहिए। और अगर जाके कहीं बैठते हैं जो जगह डेजिग्नेटेड है, देयर इज नो इशू। लेकिन किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए कि जब इसके अंदर काफ़ी कुछ शरपसंद अनासर भी आ जाते हैं, एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट भी आ जाते हैं, कुछ लोग ट्रिगर हैप्पी होती हैं, जान के फायरिंग करके नुकसान करते हैं, उसके ऊपर फिर ऑल इट इज़ फ्री फॉर ऑल, और फिर कुछ ट्रिगर ऐसी पुलिस फैन भी हो सकते हैं। तो ये सिचुएशन बहुत अनकंफर्टेबल है एज ए पाकिस्तानी। अली गौर या खुर्रम शहजाद भी ये बात को क्लियर करेंगे। अगर फर्ज करें इसको बिल्कुल रोकना नहीं चाहिए। बस सवाल फिर ये होगा खुर्रम शेर जमान साहब कि अगर 2-4 लाख लोग लेकर इमरान खान साहब आ जाते हैं, लाखों लोग लेकर आ जाते हैं, और वो आकर इस्लामाबाद में एक पार्क में या एक सड़क पर बैठ जाते हैं, तो क्या होगा? तो क्या होगा? कैसे हुकूमत जाएगी? लॉन्ग मार्चेस आपके खिलाफ भी हुए थे, हुकूमत तो नहीं गई थी। अच्छा देखें, हमारे खिलाफ पहली बात तो जो लॉन्ग मार्च हुए थे वो तो बहुत ही छोटे से थे, 500,000 लोग होते थे। लेकिन आप मुझे बताएं, आप क्या चाहते हैं? ये लाखों लोगों को लेके कहीं घुस तो नहीं जाना ना हमने। पूरी दुनिया के अंदर जो भी जमहूरी मुल्क होते हैं उसके अंदर अपने प्रोटेस्ट को हाईलाइट करने के लिए, अपनी डिमांड्स को हाईलाइट करने के लिए यही तरीके होते हैं ना। अब अगर एक हुकूमत जो है वो बेशर्मों की तरह बैठ जाएगी, डेटाई से बैठ जाएगी, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ असद साहब, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा नहीं जा रहा है। ये बैठे दांत निकाल रहे हैं और ये बातें और आप सुने ना, बात मुकम्मल करने दें, बर्दाश्त रखें। अब इन साहब के पास जो है बेशर्मों की तरह लूटा है आपने, फर्क होगी और तो कुछ आता ही नहीं इनको। और इनके पास है क्या? आप इस्तीफा दे रहे हैं ना, वो एक फर्क आदमी होगी जो सर्टिफाइड ईमानदार आदमी है उसके खिलाफ ये बातें करते हैं। सर्टिफाइड चोर, सर्टिफाइड चोर कैसा खाना? आज घड़ी चोर के नारे लगे ना, तो आना ये पॉपुलर लीडर है। इमरान खान घड़ी चोर के नारे लग रहे थे जब बाजार में निकले, तो कोई जिसको घड़ी चोर का इल्जाम हो यार, उसकी क्रेडिबिलिटी के बारे में आप बात करें। खुदा का खौफ करें, कुछ अल्लाह से डरे, कुछ अपनी बीच में बातें शुरू कर दी इन्होंने। अब क्या करेंगे? ये बात नहीं करने देंगे। नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। आप घड़ी चोर को लीडर मत मानिए। दूसरे की बारी में बोलेंगे ना जी, ये बात नहीं करने देंगे। खुर्रम साहब ये बात नहीं करने देंगे। देखिए बात असल में ये है कि पूरी दुनिया में घड़ी चोर के नारे लग रहे हैं, उसके ऊपर आज ही होगी ना, कह दिया आपने, घड़ी चोर के नारे लग रहे हैं। सुबह से इनका माइक बंद करें, माइक इनका माइक बंद करें। चोर आप मने ना, आपने कह दिया ना घड़ी चोर है, तो उनको जवाब तो देने देना। तो तोशा खाना में हुआ नहीं, सर्टिफाइड घड़ी चोर साबित नहीं हुआ। आगे लोग सच बात कर रहे हैं, बोलते रहे। खत्म हो गया मेरे पास। बहुत शुक्रिया खुर्रम शेर जमान साहब, अली गौर बलोच साहब और ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।